ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है मैस्चुरेशन के बारे में। मैस्चुरेशन जो होती है इसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था कि जो प्राइमेट्स के अंदर साइक्लिक चेंज चलता है मंथली, उसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? जो भी साइक्लिक चेंज चलता है प्राइमेट्स मैमल्स में, उसे मैस्चुरेशन कहा जाता है। प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में मैंने क्या डिफरेंस बताया था? प्राइमेट्स उन मैमल्स को कहा जाता है जिनके पास प्लेसेंटा होती है। तो बच्चे को न्यूट्रिशन देने के लिए एक पाइप या कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उस पाइप से या कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर से मदर से बच्चे तक न्यूट्रिशन जाता है जब बच्चा गर्भ में होता है। तो उस पाइप को हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लेसेंटा जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता न्यूट्रिशन को पहुंचाने के लिए। तो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर या जिस मैमल्स के अंदर, जिन मैमल्स के अंदर प्लेसेंटा होगी उन्हें कहा जाएगा प्राइमेट, और जिनके अंदर नहीं होगी उनको कहा जाएगा नॉन प्राइमेट। तो मैमल्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स। तो ह्यूमंस जो होते हैं वो किस में आते हैं? प्राइमेट्स में आते हैं, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर क्या होती है? प्लेसेंटा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की? इसकी डेफिनेशन होती है menstrual cycle is the reproductive cycle is the reproductive cycle reproductive cycle in फीमेल प्राइमेट्स। ये किसके अंदर होती है? फीमेल प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स जिनके पास प्लेसेंटा होगी इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। सेम जो तुमने oogenesis पढ़ा था, oogenesis जिससे समझ में आ गया, oogenesis के सारे स्टेप्स इसमें रिपीट होंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। बस इसमें एक्स्ट्रा क्या हो जाता है? हार्मोन्स की बात करने लग जाते हैं हम। बाकी सारी चीजें एज इट इज सेम रहती है। ठीक है, यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में और क्या बात लिखनी है? कितने टाइम के बाद रिपीट होती है? तो इट इज रिपीटेड। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो रिपीट होती है। इट इज रिपीटेड एट एवरी एट एवरेज ऑफ 28 to 29 डेज। तो ये 28 to 29 डेज में क्या होती है? रिपीट होती है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसे मेनार्च कहा जाता है। फर्स्ट मैस्चुरेशन, जो फीमेल की लाइफ में सबसे फर्स्ट मैस्चुरेशन होती है, उसे कहा जाता है मेनार्च। इज कॉल्ड मेनार्च। ठीक है, तो ये था मैस्चुरेशन के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन। अब हमें पढ़ने हैं फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस पढ़ने से पहले हमें उसके डायग्राम को समझना पड़ेगा। तो अभी क्लास में मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करवाने से पहले हार्मोन्स के बारे में कुछ डिस्कशन करा था कि कौन कौन से हार्मोन्स जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में वर्क करते हैं। तो इस डायग्राम को हम धीरे धीरे समझेंगे। कैसे? सबसे पहले हम समझेंगे oogenesis को। तो oogenesis के लिए कौन से इवेंट है? ये जो इवेंट जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ ये सब oogenesis को दिखा रहे हैं। तो अब जरा इन सब चीजों को समझो। पहला डायग्राम क्या आएगा? एनसीईआरटी का डायग्राम। इसमें दिखा रखा है कि ये भाई oocytes के ऊपर थोड़ी सी फॉलिकल्स की लेयर है। सेकंड डायग्राम में तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है? सेकंड डायग्राम में तुम्हें देखने को मिल रहा है कि भाई जो oocytes के ऊपर लेयर्स जो हैं ये थोड़ी बढ़ गई हैं। मतलब मान लो कि ये इस और इस स्टेज में सेकेंडरी फॉलिकल वाली स्टेज में हैगा, प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल वाली स्टेज में हैगा। यहाँ पर इसने फ्लूइड फिल्ड कैविटी बना ली अपने अंदर, जिसे हम एंट्रम कहते हैं। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? टर्शरी फॉलिकल नाम पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर तुम इसकी लेबलिंग करो तो यहाँ पर क्या क्या नाम पड़ेगा भाई? यहाँ पर नाम पड़ेगा प्राइमरी फॉलिकल, यहाँ पर नाम पड़ेगा सेकेंडरी फॉलिकल, यहाँ पर नाम पड़ेगा टर्शरी फॉलिकल, और इस डायग्राम का नाम पड़ेगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है भाई, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो रप्चर कर जाता है और उस स्टेप को ओवुलेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप लिखा हुआ है इसे क्या कहा गया है? इसे ओवुलेशन कहा गया है। ठीक है, अब ओवुलेशन में क्या हुआ? ओवुलेशन में इसने अपने अंदर से किसको रिलीज कर दिया है? सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर दिया है। किसको रिलीज कर दिया है? सेकेंडरी oocyte को अपने अंदर से इसने रिलीज कर दिया है। और जो इसकी आउटर लेयर है वो किस चीज के अंदर बदल चुकी है? वो बदल चुकी है कॉर्पस लूटियम के अंदर। कॉर्पस लूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करेगा। अभी हार्मोन्स को हम नहीं देख रहे। अभी जो कॉर्पस लूटियम होगा इसका साइज जो होगा वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों इसका साइज डिक्रीज हो रहा है?
क्योंकि जो 14th डे पे यहाँ पर कितने टाइम पे निकलता है ओवा, ये मतलब ओवुलेशन कब होती है, 14th डे पे होती है, डेज को भी समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 14th डे पे जो ये ओवा रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte जो रिलीज होता है, ये किसका वेट कर रहा है, ये वेट कर रहा है स्पर्म का। अगर स्पर्म नहीं आता फर्टिलाइजेशन करने के लिए, अगर स्पर्म नहीं आता फर्टिलाइजेशन करने के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो कॉर्पस लूटियम होगा ये प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन को कम कर देगा और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले फेज हमने किसके समझे, सबसे पहले हमने समझे ओवेरियन इवेंट जो थे oogenesis के। ये पूरा चार्ट अगर याद कर लोगे 5 नंबर में आता है ये। ठीक है, अब यहाँ पर एक सेकंड रुको भाई, इसको थोड़ा देखो, तब तक मैं आया दो। ठीक है भाई, तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टेप्स को समझ रहे थे। हम क्या क्या समझ रहे थे, सबसे पहले हमने समझे थे ओवेरियन इवेंट्स। ओवेरियन इवेंट्स में हमने समझा था कि एक जो फॉलिकल है उसकी डेवलपमेंट किस तरीके से होती है, मतलब oogenesis जो थी उस प्रोसेस को हमने समझा था। अब यहाँ पर oogenesis जो प्रोसेस है, इसके बाद अब आओ किस पे, यूट्राइन इवेंट्स के ऊपर। यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंज होता है, ओवरी के अंदर क्या क्या चेंज हो रहा है, ये समझ चुके। ओवरी के अंदर चेंज क्यों हो रहा है, ताकि क्या बन सके, ओवा बन सके। यूट्रस के अंदर चेंज क्यों हो रहा है, चेंज इस वजह से हो रहा है यूट्रस के अंदर, क्योंकि भाई अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गई, ठीक है, अगर यहाँ पर क्या हो गया कि जो ये सेकेंडरी oocyte है इसको स्पर्म मिल गया, यहाँ पर जाइगोट बन गया, तो ये जाइगोट आके इम्प्लांट कहाँ करेगा, इम्प्लांट इस यूट्रस पे ही तो करेगा, और कहाँ करेगा। तो इस वजह से यूट्रस में भी चेंज होता है। अब यूट्रस के चेंजेस को समझो। यूट्रस में दिन दिखा रखे हैं, 1 दिन, 3 दिन, ठीक है, कितने दिन तक की साइकिल दिखा रखी है, 29 days अराउंड साइकिल दिखा रखी है। ठीक है, यहाँ पर फेजेस के नाम लिखे हैं जिनको अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। अब यहाँ पर जो शुरू के 1 से 4 दिन तक की जो बात कही गई है, यहाँ पर क्या दिखा रखा है, इसको कह रखा है मेंसेस। मेंसेस क्या है, शॉर्ट फॉर्म यूज करी जाती है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को क्या कहा जाता है, मेंसेस कहा जाता है। जब फीमेल्स में 4 days तक ब्लड रिलीज हो रहा होता है। ये क्यों रिलीज हो रहा होता है ब्लड, या क्यों निकल रहा होता है ब्लड, बिकॉज जो ये oocyte होता है इसको स्पर्म नहीं मिला होता फर्टिलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर जो जो डेवलपमेंट हुई है एंडोमेट्रियम की, वो शेड करने लग जाता है। हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि एंडोमेट्रियम क्या करता है, शेड करता है। यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम शेड करने लग जाता है, टूटने लग जाता है, और जो ये oocytes हैं ये भी ब्रेक डाउन होकर कहाँ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो 4th डे तक क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग के बाद यहाँ पर एंडोमेट्रियम अपने आप को फिर दोबारा डेवलप कर रहा है। अगर तुम इसके अंदर दो चीजों की डेवलपमेंट देख रहे हो, एंडोमेट्रियम की स्किन थिक हो रही है, एंडोमेट्रियम की स्किन थिक हो रही है, देखते जा रहे हो पहाड़ की तरह बढ़ता जा रहा है, पहाड़ की तरह बढ़ता जा रहा है, तो एंडोमेट्रियम की स्किन क्या हो रही है, थिक होती जा रही है, थिक होती जा रही है, थिक होती जा रही है। और यहाँ पर इसके अंदर ब्लड वेसल्स जो हैं ये भी क्या करती जा रही हैं, इंक्रीज होते जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है। ब्लड वेसल क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि न्यूट्रिशन चाहिए होगा। अगर जाइगोट बन गया तो उसे न्यूट्रिशन कौन देगा। अब यहाँ पर लास्ट के दिन पे ये दिख रहा है कि प्रोजेस्टेरोन कम हो रहा है, मतलब ये कॉर्पस लूटियम ब्रेक हो रहा है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होगा और न्यू ब्लीडिंग स्टार्ट हो जा रही है। तो यहाँ पर ये यूट्राइन इवेंट है। यूट्राइन इवेंट में तुमने क्या क्या समझा, ये समझा शुरू के दिन पे होगी ब्लीडिंग, फिर यूट्रस की डेवलपमेंट होगी, यूट्रस की डेवलपमेंट में ब्लड वेसल्स डेवलप होंगी और यूट्रस की थिकनेस बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पर तुमने oogenesis के स्टेप देखे। अब आते हैं हम किस पे, हार्मोन। पहले ये बताओ इन दोनों स्टेप्स में कोई डाउट है, यूट्राइन और ओवेरियन इवेंट में कोई डाउट है, बोलो। सब ओके चलो ठीक है। तो यूट्राइन और ओवेरियन इवेंट जो हैं ये होप सो क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं हम पिट्यूटरी हार्मोन्स पे और ओवेरियन हार्मोन पे। सबसे पहले हम किस हार्मोन को देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच हार्मोन को, जो होते हैं पिट्यूटरी के हार्मोन। तो ये तुम स्पर्म फॉर्मेशन वाले स्टेप में पढ़ चुके थे कि हाइपोथैलेमस जो था, उस हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच नाम से हार्मोन रिलीज करा था। वो जीएनआरएच ने जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पर वर्क करा था और दो हार्मोन रिलीज करे थे, एफएसएच एंड एलएच। सेम वही एफएसएच एंड एलएच यहाँ पर भी काम करते हैं, क्योंकि ये भी एक गोनाड है, ओवरी भी क्या है, गोनाड है।
तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल को देखो, ये इसका लेवल है, ये इसका लेवल है, ठीक है। इसका जो लेवल हैगा, ठीक है, वो कॉन्स्टेंटली पड़ा हुआ है एक ही रेंज में, ठीक है, मतलब अराउंड एक ही रेंज में इसका लेवल पड़ा हुआ है। और इंक्रीज कब हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है 14th डे पे। इंक्रीज कब हो रहा है, 14th डे पे इंक्रीज हो रहा है जब ओवुलेशन हो रही है। अब एलएच का लेवल देखो, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये यहाँ पर अपना कांस्टेंट लेवल बनाए हुए है। क्यों बनाए हुए कांस्टेंट लेवल, अराउंड कांस्टेंट और उससे थोड़ा डाउन बनाए हुए, क्यों, क्योंकि ये फॉलिकल्स की ग्रोथ करवा रहे थे। यहाँ पर जितनी भी फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, एफएसएच की वजह से। तुम्हें ये बात पता होना चाहिए, एफएसएच की वजह से फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है, ठीक है। एफएसएच भी हेल्प करता है, एलएच भी हेल्प करता है, ठीक है, दोनों हेल्प करते हैं किसमें, फॉलिकल्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं एलएच के ऊपर। एलएच जो है इसका लेवल देखो शुरू से इंक्रीज है और 14th डे पे इसका लेवल सबसे ज्यादा इंक्रीज है, ठीक है। इसका लेवल सबसे ज्यादा इंक्रीज है 14th डे पे, ठीक है। तो ये इसका लेवल जैसे इंक्रीज होता है, इसको, इस फिनोमिना को कहा जाता है एलएच सर्ज। इस फिनोमिना को कहा जाता है एलएच सर्ज। तो ये बात याद रखना, जब भी एलएच का लेवल बहुत ज्यादा टॉप पे चला जाता है तो उसे एलएच सर्ज कहा जाता है। और अब तुमसे इसका वो पूछा जाएगा लॉजिक कि एलएच सर्ज क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ओवुलेशन को। तो जब भी एलएच बहुत टॉप पे जाएगा, एलएच का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसे कहा जाएगा एलएच सर्ज, और वो हमेशा करवाएगा ओवुलेशन। ओवुलेशन करवाने के बाद यहाँ पर एफएसएच और एलएच का लेवल जो होता है, मोस्टली एलएच का लेवल जो होता है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है एकदम ही, ठीक है। क्यों डाउन हो जाता है, क्योंकि इसका जो पर्पज होता है वो खत्म हो जाता है। और क्या इसका पर्पज होता है एलएच का, एलएच का दूसरा पर्पज होता है जो यूट्रस के अंदर ग्लैंड्स होती हैं उनकी डेवलपमेंट करवाना, ठीक है। यूट्रस की जो ग्लैंड्स होती हैं उनकी डेवलपमेंट कराना, मतलब यूट्रस के अंदर जो भी लुब्रिकेटिंग ग्लैंड्स हैं या ये जो यूट्राइन की लेयर है, इनकी डेवलपमेंट करवाने में भी हेल्प करता है। मोस्टली अगर एफएसएच एंड एलएच के फंक्शन को पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, एफएसएच करवाता है फॉलिकल्स की ग्रोथ और एलएच जो होता है वो करवाता है ओवुलेशन, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट एफएसएच एंड एलएच, ठीक है। इसके बाद आते हैं, और भी इसके पॉइंट्स होंगे, फिलहाल जो मेजर पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब आते हैं ओवेरियन हार्मोन्स पे। ओवेरियन हार्मोन्स कौन कौन से दिख रहे हैं तुम्हें, यहाँ पर दिख रहा है एस्ट्रोजन। अगर तुम एस्ट्रोजन के लेवल को देखो, एस्ट्रोजन का लेवल शुरू से ज्यादा है, ठीक है, और ओवुलेशन के टाइम पे ये और ज्यादा हो गया है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल शुरू से बहुत कम है, और इस प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा है जब क्या बना है, कॉर्पस लूटियम। तो लॉजिक तुम समझ पा रहे होगे कि यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल सिर्फ इसी एरिया में क्यों बढ़ा हुआ है, क्यों बढ़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कौन बना है, कॉर्पस लूटियम बना है। इस वजह से इसका लेवल यहाँ पर तो लो है या जीरो, और यहाँ पर इसका लेवल क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या रोल होता है भाई, जो एस्ट्रोजन होता है ये रिलीज करा जाता है इन डेवलपिंग फॉलिकल्स। अगर मैंने तुम्हें बताया था जब तक कॉर्पस लूटियम नहीं बनता तब तक ये फॉलिकल कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही होगी कि यहाँ पर कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो रहा है। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है इसके बारे में तुम पढ़ चुके हो, ये हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। मतलब जैसे फीमेल्स में एनलार्जमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड हो जाएगा, ठीक है, और जो स्किन होगी वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो जितने भी सेकेंडरी कैरेक्टर्स पढ़े थे तुमने प्यूबर्टी के बाद, वो कौन करवा रहा है, एस्ट्रोजन करवा रहा है। प्रोजेस्ट्रॉन क्या कर रहा है यहाँ पे, प्रोजेस्ट्रॉन का क्या रोल है, प्रोजेस्ट्रॉन जब रिलीज होता है तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो डेवलपमेंट जो है एंडोमेट्रियम की, उसको थोड़ा क्या करके रख रहा है, मेंटेन करके रख रहा है। देखो डेवलपमेंट करवाने में कौन कौन हेल्प कर रहा है, एलएच हेल्प कर रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट करवाने में और कौन हेल्प कर रहा है, प्रोजेस्ट्रॉन भी हेल्प करता है थोड़ा बहुत, ठीक है। पर यहाँ पर इसका जो मेन फंक्शन होता है, इसको ब्रेक नहीं होने देने का फंक्शन होता है। प्रोजेस्ट्रॉन का क्या फंक्शन होता है, ब्रेक नहीं होने देने का। इसका मैं इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ। प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है इसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, इसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे प्रेगनेंसी हार्मोन, बिकॉज प्रेगनेंसी के टाइम पे ये 9 मंथ तक बॉडी में प्रेजेंट रहता है फीमेल की। क्यों रहता है प्रेजेंट, क्योंकि तुम खुद सोचो यहाँ पर अगर जाइगोट बन गया तो फीमेल में अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ जाइगोट बन चुका है। अगला ओवा अब जब बनेगा जब 9 मंथ पूरे हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये इसका जो लेवल होता है कॉर्पस लूटियम का, ये ऐसे का ऐसे ही बना रहेगा, ये टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि भाई फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, जाइगोट बन चुका है। और इस एंडोमेट्रियम को भी टूटने नहीं देना। क्यों नहीं टूटने देना, क्योंकि भाई ये जाइगोट जाके इसके ऊपर फिट हो जाएगा।
तो इस वजह से जो प्रेगनेंसी होती है 9 मंथ की, उस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सबसे ज्यादा रहता है। इसके दो रोल होते हैं, एंडोमेट्रियम को टूटने ना देना और नई मेंस्ट्रुअल साइकिल को आने ना देना, जब तक ये हाई रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जब तक ये हाई रहेगा तब तक ये नई मेंस्ट्रुअल साइकिल को आने नहीं देगा। अगर यहाँ पर मान लो इसको स्पर्म नहीं मिला फर्टिलाइजेशन के लिए, तो यहाँ पर कॉर्पस लूटियम टूट जाएगा, जिसे हम कह रहे हैं रिग्रेसिंग कॉर्पस लूटियम, जिसका नाम कॉर्पस एल्बिकन्स होता है, मैंने लिखवाया था पहले। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में, व्हेन प्रोजेस्टेरोन लेवल गोइंग डाउन इट रिप्रेजेंट अ न्यू साइकिल। ठीक, इसको रिप्रेजेंट करता है, एक नई मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। क्यों, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉर्पस लूटियम टूट चुका है, इस वजह से प्रोजेस्टेरोन डाउन जा रहा है। डाउन जा रहा है इसका मतलब ये है कि उस साइट को नहीं मिला है स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए, और मतलब इसका ये है कि अब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने बताया पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में, ओवेरियन हार्मोन्स के बारे में, ओवेरियन इवेंट्स के बारे में और यूट्राइन इवेंट्स के बारे में। ओवेरियन हार्मोन में एस्ट्रोजन रिलीज कर रही थी ग्रैनुलोसा सेल, एंट्रेंस का क्वेश्चन है, और कॉर्पस लूटियम रिलीज कर रहा था प्रोजेस्टेरोन, एंट्रेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो होप सो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अभी फेजेस को भी बताना है। ये यहाँ पर जो ये 4 पॉइंट्स बताए हैं, समझ में आए नहीं आए बताओ। यस सर। आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर जरा इसके स्टेप्स समझो। जो फेजेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उसमें सबसे पहला जो फेज है, उस फेज का नाम है मैस्चुरेशन। फेजेस का नाम हैगा मैस्चुरेशन। मैस्चुरेशन फेज किसे कहा जा रहा है, ब्लीडिंग वाले फेज को कहा जा रहा है मैस्चुरेशन। तो जो ब्लीडिंग वाला फेज है उसे मेंस्ट्रुअल फेज कहा जा रहा है या मेंसिस कहा जा रहा है। ठीक है, फॉलिकल के डेवलपमेंट के फेज को फॉलिकुलर फेज कहा जा रहा है। तो 5वें दिन से लेकर 14वें दिन तक जो डेवलपमेंट हो रही है फॉलिकल्स की, इसे फॉलिकुलर फेज कहा जा रहा है या प्रोलिफरेटिव फेज कहा जा रहा है। प्रोलिफरेट का मतलब होता है रिलीज करना। ठीक है, रिलीज किसका होता है यहाँ पे, एस्ट्रोजन हार्मोन का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रोलिफरेटिव फेज के बाद आ रहा है ओवुलेशन, और ओवुलेशन के बाद स्टार्ट हो जा रहा है लूटियल फेज। ये जो लूटियल फेज होता है ये फिक्स फेज होता है। क्यों फिक्स होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर जितने भी दिन पे, मान लो ओवुलेशन मान लो 17 को हो रही है, कभी भी हो रही है ओवुलेशन, किसी भी डे पे हो रही है, एक आध दिन आगे पीछे हो सकती है ओवुलेशन, पर यहाँ पर ओवुलेशन जिस दिन होगी उस दिन के बाद अराउंड 14th डे तक, ठीक है, क्या रहेगा, लूटियल फेज रहता है। ठीक है, तो जो फिक्स डेज होते हैं वो किसके रहते हैं, लूटियल फेज। किसे लूटियल क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर कॉर्पस लूटियम बनता है। सिक्रीटरी क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है। ठीक है, तो जिसको ऊजनी से समझ में आ रही होगी, ठीक है, या समझ में आ गई होगी, उसे ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कैसे फॉलिकल डेवलपमेंट शो करी जा रही है। उसको ये समझ में आ रहा होगा कि एस्ट्रोजन क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पर एस्ट्रोजन ज्यादा क्यों और यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन ज्यादा क्यों है। ठीक है, और एफएसएच एंड एलएच ये यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट है, और यूट्राइन की डेवलपमेंट इसके बारे में भी पहले डिस्कशन हो चुकी है। तो होप सो यहाँ तक सब समझ में आया होगा। डायग्राम, ठीक है, और इसकी स्टेटमेंट, मोस्टली डायग्राम सिर्फ 5 नंबर में आ जाता है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस बनाने की कर लेनी है कि कैसे कैसे क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले माइंड में 2 चीजें याद रखनी है, ओवेरियन इवेंट, यूट्राइन इवेंट। ओवेरियन हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक है, यूट्राइन हार्मोन मत लिख देना कहीं भूल के, सोचो कि हाँ चलो राइमिंग बन रही है, एक जैसा लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर फेजेस जो हैं वो तभी याद हो जाएंगे, फेजेस जो अभी पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम सोचो ऐसा बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसे ऐसे इतना ज्यादा परफेक्टली शो करना ही, यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा होता है, यहाँ पर मुझे भी टेढ़ा मेढ़ा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे लाइन खींचो, इंक्रीज करते जाओ, लास्ट में डिक्रीज करते जाओ, हो गया काम। ठीक है, कोई भी परफेक्शन की जरूरत नहीं होती, बस एक्यूरेसी की जरूरत होती, कहाँ ज्यादा दिखाना है कहाँ कम दिखाना है। ठीक है भाई, चलो, तो होप सो ये समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है इस डायग्राम के अंदर तो पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो जितनी भी स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ इस डायग्राम से रिलेटेड होंगी। कुछ पूछना है किसी को, नहीं पूछना, चलो तो भाई लिखते हैं फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो कौन कौन से फेजेस हमें देखने को मिलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो अब तुम्हारे माइंड में इमेज तो बन चुकी होगी कि भाई क्या क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो कॉमन सी बातें, उन्हीं सब चीजों की यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। फेजेस के नाम भी मैंने बताए। ठीक है, सेम यूजेनिसिस की तरह ही यहाँ पर फेजेस के नाम लिखे हुए हैं, बस मेंस्ट्रुअल वाला फेज थोड़ा अलग है। तो सबसे पहला जो फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो कहलाता है मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, और इसे हम ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज।
मेंस्ट्रुअल फेज को मेंसेस भी कहा जाता है, जो ब्लीडिंग होती है उसे मेंसेस भी कहा जाता है। तो मोस्टली जो कॉलेजेस में मैंने देखा है टीचर्स जो होते हैं वो वर्ड मेंसेस यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेंसेस कहा जाता है। ये जो डायग्राम था ये एनसीईआरटी का था जो ऊपर मैंने ऐड करा हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम पे ही क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर मेंसेस जो होती है क्या रिप्रेजेंट करती है, तो menstrual flow occur for 3 to 5 days, ठीक है। तो यहाँ पर menstrual flow occur होता है 3 से 5 दिन के लिए। इट मीन्स ये क्या मार्क कर रही होती है, इट मीन्स इट मार्क्स द बिगिनिंग मतलब शुरुआत को मार्क कर रही होती है। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ साइकिल, ठीक है। तो ये एक साइकिल की शुरुआत को बता रही होती है, ठीक है। तो ये जो 3 to 5 डेज जो टाइम होता है ब्लीडिंग का, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि हाँ ये 3 to 5 डेज खत्म होते ही क्या हो जाएगी, एक नई साइकिल जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी, मतलब डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी फॉलिकल्स की और एंडोमेट्रियम की, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है हमें, जो ये फेज देख रहे हैं इसके अंदर देखने को मिलता है ब्रेकडाउन। तो इट अकर ड्यू टू breakdown of endometrium। तो ये जो फेज होता है ब्लीडिंग का ये क्यों होता है, बिकॉज ब्रेकडाउन होती है यहाँ पर एंडोमेट्रियम की, एंड डिवाइडिंग होती है सॉरी तो यहाँ पर क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है एंडोमेट्रियम की, ठीक है। और यहाँ पर जो लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम की वो क्या कर जाती है, फॉल कर जाती है या डिक्रीज करने लग जाती है, ठीक है। तो ये अकर क्यों होती है, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की क्या ब्रेक डाउन होने लग जाती है, यहाँ पे लाइनिंग, ठीक है। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो होती है वो ब्रेक डाउन करने लग जाती है, ठीक है। लाइनिंग एंड इट्स ब्लड वेसल्स, और इसके ऊपर जो ब्लड वेसल्स डेवलप हो रखी थी, यहाँ पर जो डायग्राम में तुमने देखा जिसके ऊपर ये ब्लड वेसल्स डेवलप हो रखी थी, ये भी क्या कर जाती हैं, ब्रेक डाउन कर जाती हैं। तो ये क्यों होता है फेज, ये होता है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग्स की ब्रेक डाउन की वजह से, मतलब शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम और ब्लड वेसल्स जो उसके ऊपर ब्लड वेसल्स डेवलप करी थी उसकी ब्रेक डाउन होने की वजह से, ठीक है। विच कम्स, जो बाहर आ जाता है, विच कम्स आउट थ्रू वजाइना, विच कम आउट थ्रू वजाइना, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर। सेकंड जो फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो कहलाता है फॉलिकुलर फेज, और फॉलिकुलर फेज का दूसरा नाम होता है प्रोलिफरेटिव फेज। तो यहाँ पर आता है नेक्स्ट फेज इज फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज, और इसका दूसरा नाम होता है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज और फॉलिकुलर फेज में किसकी डेवलपमेंट होती है, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है। अच्छा यहाँ पर तुमसे क्वेश्चन पूछूं, पिछले वाले फेज से बताओ, ये जो ब्लड वेसल्स थी इसका काम क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स ब्रेक डाउन हुई ये किस लिए डेवलप हुई थी, जो पिछले फेज में ब्लड वेसल डेवलप हुई थी, जो यहाँ पर तुमने देखा ये ब्लड वेसल जो ब्रेक डाउन हुई थी, ठीक है। ये ब्रेक डाउन ऑफ ब्लड वेसल, मतलब ये ब्लड वेसल जो डेवलप हो रखी थी, ब्रेक डाउन क्यों हुई, क्योंकि डेवलप हुई थी। तो ये क्यों डेवलप हो रखी थी, क्या काम था इन ब्लड वेसल्स का, बताओ, तब तक मैं लिखता हूँ। तो फॉलिकुलर फेज जो होता है इसके अंदर क्या होता है, कोई भी बच्चा जिसको पता हो, इन दिस फेज सिक्रीशन, और एंडोमेट्रियम की क्यों डेवलपमेंट हुई, तो दोनों का आंसर बताओ। इन दिस फेज सिक्रीशन ऑफ LH, इस फेज के अंदर क्या होगा, सिक्रीशन होगा LH का, सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH स्टार्टेड। LH एंड FSH का सिक्रीशन जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। क्यों स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो रही है। कहाँ से स्टार्ट होता है LH एंड FSH का सिक्रीशन, फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, from anterior pituitary gland,
एक बार जरा देख लूं क्लास चल रही नहीं चल रही, पता चले बोल ही नहीं रहे इसी वजह से। नहीं, क्लास तो चल रही है भाई। बताओ क्या रोल होता है, एंडोमेट्रियम क्यों डेवलप करती है और उसके ऊपर ब्लड वेसल क्यों डेवलप करती है, किसी को नहीं पता? शिक्षा तुम्हें भी नहीं पता? ड्यू टू दिस, नहीं पता? देखो याद करो मैंने क्या बताया था। यहाँ पर ये एंडोमेट्रियम अपनी थिकनेस क्यों बढ़ा रहा है? ये एंडोमेट्रियम अपनी थिकनेस इस वजह से बढ़ाता है कि इस ओ साइट को अगर स्पर्म मिल गया तो स्पर्म मिलने के बाद ये क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। ये जाइगोट जाके इम्प्लांट कहाँ करेगा, यूट्रस पे तो इम्प्लांट करेगा। ये यूट्राइन इवेंट ही तो है, ठीक है। एंडोमेट्रियम किसका पार्ट है, यूट्रस का। तो ये जाइगोट जाके कहाँ पर जाके फिट होगा, ये यूट्रस पे जाके बेबी जो होगा कहाँ फिट होगा, यूट्रस पे जाके फिट होगा। तो ये यूट्रस अगर थिक नहीं होगा, यूट्रस अगर ठीक से डेवलप नहीं हो रखा होगा, तो क्या ये इस बेबी को सपोर्ट कर पाएगा, नहीं सपोर्ट कर पाएगा। तो इस वजह से इसकी डेवलपमेंट होनी जरूरी होती है। अगर इसकी डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रखी होगी, जो चाइल्ड होगा, जो जाइगोट होगा, वो बाहर गिर जाएगा वजाइना से, ठीक है। और जो बेबी होगा उसकी डेथ हो जाएगी, मतलब शुरू की स्टेजेस में ही 16-15 सेल्स की स्टेज में ही डेथ हो जाएगी जाइगोट की। तो इसलिए यहाँ पर एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट होनी जरूरी होती है। सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था इसके ऊपर, ब्लड वेसल की क्या जरूरत होती है? ब्लड वेसल क्यों जरूरी होती है? ब्लड वेसल हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, न्यूट्रिशन को ट्रांसफर करती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। तो भाई यहाँ पर जो ये बेबी आगे फिट होगा, इसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन भी तो चाहिए अपनी डेवलपमेंट के लिए। तो ये न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, ये न्यूट्रिशन इन ब्लड वेसल्स के थ्रू मिलेगा। यही ब्लड वेसल्स आगे चल के क्या बनाएंगे, कनेक्शन बनाएंगे प्लेसेंटा के साथ। समझ में आया? बताओ जल्दी। यस सर। चलो ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड फेज था, फॉलिकुलर फेज, जिसे हम प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, इस फेज के अंदर एफएसएच एंड एलएच हार्मोन रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, और जिसकी वजह से, ड्यू टू दिस, इन हार्मोन्स की वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस फॉलिकल्स की क्या होगी, ग्रोथ होगी। ड्यू टू दिस फॉलिकल्स एंड एंडोमेट्रियम, फॉलिकल्स एंड एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम ग्रोथ अकर, ठीक है। तो फॉलिकुलर ग्रोथ करवाता है एफएसएच, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो ओवुलेशन में हेल्प करता है और एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक हार्मोन और निकलना शुरू हो जाएगा। कौन सा हार्मोन निकलना शुरू हो जाएगा यहाँ पर फॉलिकल की ग्रोथ होने के साथ साथ, बताओ? फॉलिकल्स की अगर ग्रोथ होगी तो कौन सा हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है फॉलिकल से? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अलोंग विद दिस यहाँ पर कौन सा हार्मोन निकलने लग जाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होने लग जाएगा फॉलिकल से। तो अलोंग विद दिस एस्ट्रोजन, जितनी फॉलिकल्स बढ़ेंगी उतना एस्ट्रोजन बढ़ेगा। अलोंग विद दिस एस्ट्रोजन प्रोडक्शन या एस्ट्रोजन प्रोड्यूस बाय, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होने लग जाएगा बाय फॉलिकुलर सेल्स, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होने लग जाएगा बाय फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर कह लो चाहे ग्रैनुलोसा सेल्स कह लो, तो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होने लग जाएगा बाय फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। और इस फॉलिकुलर सेल्स का दूसरा नाम भी लिख देता हूँ ताकि कल को ये ना बोलो सर बताया नहीं, ग्रैनुलोसा सेल, ग्रैनुलोसा सेल। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला हमें, सेकंड फेज के अंदर एफएसएच एंड एलएच का लेवल बढ़ा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बाद। एफएसएच एंड एलएच ने एंडोमेट्रियम और फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाई, ठीक है। किस किस की ग्रोथ करवाई एफएसएच एंड एलएच ने? इन्होंने ग्रोथ करवाई एंडोमेट्रियम की और फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाई। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ये बदलती गई, ठीक है। तो ये दोनों ने करवाया। और यहाँ पर जो फॉलिकल्स थी, इसकी ग्रोथ की वजह से एक नया हार्मोन रिलीज हुआ जिसका नाम था एस्ट्रोजन, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन को कौन सिक्रेट करता है? तो बच्चे रट तो लेते हैं कि फॉलिकुलर सेल सिक्रेट करती हैं, ग्रैनुलोसा सेल सिक्रेट करते हैं, रीजन नहीं पता होता कि क्यों सिक्रेट कर रही है या कैसे कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे यूट्रस के अंदर और फॉलिकल्स के अंदर, वो क्या क्या होंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे हम हेडिंग चेंजेस, क्या क्या चेंज हमें देखने को मिलेगा इस फेज के अंदर। तो हार्मोन्स के बारे में बता दिया कि ये हार्मोन सिक्रेट होंगे और इन हार्मोन्स की वजह से चेंज क्या देखने को मिलेगा। तो लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो प्राइमरी फॉलिकल होगी, प्राइमरी फॉलिकल होगी एफएसएच की वजह से, प्राइमरी फॉलिकल बिकम, वो हो जाएगी चेंज इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल बदल जाएगी सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, ठीक है। देन इनटू टर्शियरी फॉलिकल, लास्ट इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो ये किसकी वजह से हो रहा है चेंज? ये चेंज हो रहा है फॉलिकुलर हार्मोन की वजह से, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से। तो प्राइमरी फॉलिकल हो जा रही है सेकेंडरी फॉलिकल, देन हो जा रही है टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल में चेंज हो जा रही है
एंड लास्ट बिकम मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, और लास्ट में बदल जा रही है किसके अंदर, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, एंड लास्ट बिकम मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो यहाँ पर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन गई बिकॉज ऑफ फॉलिकुलर हॉर्मोन्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर किसके अंदर चेंज देखने को मिलेगा, एंडोमेट्रियम के अंदर चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या चेंज देखने को मिलेगा एंडोमेट्रियम के अंदर, एंडोमेट्रियम जो होगा वो थिक होने लग जाएगा। देखो ब्लीडिंग की वजह से थिन हो चुका होगा, तो उसके ऊपर और थिकनेस बढ़ती जाएगी। ठीक है, फॉलिकल की ग्रोथ के साथ साथ, तो एंडोमेट्रियम जो होगा वो थिक हो जाएगा, बिकम थिक, एंडोमेट्रियम बिकम थिक। ठीक है, और ब्लड वेसल्स जो होंगे उसके ऊपर वो रीअपियर कर जाएंगी, क्योंकि ब्लड वेसल्स टूट चुकी थी। ब्लड जो आता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में कहाँ से आता है, इन ब्लड वेसल्स के टूटने से। तो जो ब्लड वेसल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, रीअपियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स टूट गई थी शुरू के 4 दिन में, वो क्या हो जाएंगी, ब्लड वेसल्स रीअपियर हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, 14th डे पे जो LH है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, एट 14th डे 14वें दिन पे क्या होता है, जो LH हार्मोन होता है, LH लेवल इंक्रीजेस, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है इसका लेवल, LH लेवल इंक्रीजेस, कॉल्ड, इट इज कॉल्ड LH सर्ज, इसे कहा जाता है LH सर्ज। तो यहाँ पर LH हार्मोन का सर्ज देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा हाई लेवल देखने को मिलेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, विच लीड्स टू, क्या करवाता है LH का लेवल जब बढ़ जाता है, विच लीड्स टू, LH का लेवल जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कौन सी प्रोसेस को करवाता है बताओ, ओव्यूलेशन। ओवुलेशन, विच लीड्स टू ओवुलेशन। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगी, ओवुलेशन देखने को मिलेगी। तो वो तुम लॉजिकली भी सोच सकते हो, जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बन जाती है तो उसके बाद क्या देखने को मिलता है, ओवुलेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सेकंड फेज में हमने कहाँ तक पढ़ा, ओवुलेशन तक पढ़ा। तो एक बार इस सेकंड फेज तक को डायग्राम में दोबारा समझते हैं। क्या क्या देखा हमने यहाँ पर, हमने देखा जो शुरू का फेज था उस टाइम पे ब्लीडिंग हो रही थी। ठीक है भाई, ब्लीडिंग के बाद जो FSH हार्मोन था और LH हार्मोन था, इसका सिक्रीशन शुरू हो गया, जिसकी वजह से फॉलिकल्स ने ग्रोथ करी और वो चेंज होगी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में। एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ने लग गई और इसके ऊपर ब्लड वेसल्स डेवलप करने लग गई। ठीक है, तो मैं इतने ही फेज को समझा रहा हूँ जितना फेज अभी लिख चुका हूँ। 14th डे पे LH लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया और उसकी वजह से यहाँ पर ओवुलेशन देखने को मिली। तो 14th डे पे हमें क्या देखने को मिली, ओवुलेशन देखने को मिली, और इस फिनोमिना को कहा गया, LH के बढ़ने के फिनोमिना को कहा गया LH सर्ज। तो होप सो तुम्हें इतना आधा फेज दोबारा रिपीट जब करा गया या लिखा गया है तो समझ में आ गया होगा। एस्ट्रोजन क्यों यहाँ पर बढ़ा है, क्योंकि जैसे जैसे फॉलिकल्स की ग्रोथ बढ़ती रहेगी वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो होप सो ओवुलेशन तक का फेज समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकते हो, बताओ भाई, किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में तो बिल्कुल क्लियर करके चलो, किसी को डाउट नहीं है। नो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर थर्ड फेज जो होता है उस फेज को सिक्रीटरी फेज कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम होता है लूटियल फेज। सिक्रीटरी फेज, इससे पहले वाले फेज का नाम क्या था, फॉलिकुलर। क्यों नाम था फॉलिकुलर, क्योंकि फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है। इसका नाम होता है सिक्रीटरी फेज, और दूसरा नाम होता है इसका लूटियल फेज। कॉर्पस लूटियम बनती है इस टाइम पे। ठीक है, तो ये लूटियल फेज हो गया। सिक्रीटरी कहते हैं भाई क्योंकि इस टाइम पे सिक्रीशन होती है हार्मोन की जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन, तो देयरफॉर इट इज नोन एज सिक्रीटरी फेज। तो यहाँ पर ये सिक्रीटरी फेज जो है वो चालू हो गया। सिक्रीटरी फेज जो होगा जिसके बारे में देखो क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट होगा सिक्रेटरी फेज में, क्या होगा, जो रिमेनिंग पार्ट होगा ग्राफियन फॉलिकल्स का वो बदल जाएगा कॉर्पस लूटियम के अंदर। सेम ऊजेनेसिस वाले स्टेप चल रहे हैं। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, जो ग्राफियन फॉलिकल के रिमेनिंग पार्ट्स थे, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद चेंज हो जाते हैं, आफ्टर ओवुलेशन बिकम, बन जाते हैं कॉर्पस लूटियम, वो बदल जाते हैं इनटू कॉर्पस
लूटियम के अंदर, ठीक है, तो वो चेंज हो जाते हैं इनटू कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम जो होता है, अब ये सिक्रेट करने लग जाता है एक हार्मोन जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। इस वजह से सिक्रेटरी फेज में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई दिखता है और बाकी फेज में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नहीं दिखता हमें, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हमें क्या दिखता है, हाई दिखता है। तो यहाँ पर क्या हुआ सिक्रेटरी फेज में, जो ये वाला फेज था जिसे हमने लूटियल या सिक्रेटरी फेज कहा, इस फेज में क्या हुआ, इस फेज के अंदर जो इसकी आउटर लेयर थी ओवुलेशन के बाद, वो बदल गई कॉर्पस लूटियम में, और कॉर्पस लूटियम ने रिलीज करना शुरू कर दिया एक हार्मोन जिसका नाम था प्रोजेस्टेरॉन, और इसका लेवल क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। होप सो समझ में आ रहा होगा डायग्राम। तो यहाँ पर क्या आया, कॉर्पस लूटियम आया और इस कॉर्पस लूटियम से रिलीज हुआ कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन। तब यहाँ पर लिखेंगे इसका क्या रोल होगा। तो ये जो कॉर्पस लूटियम होगा, ये कॉर्पस लूटियम रिलीज करेगा, दिस कॉर्पस लूटियम रिलीज progesterone hormone. It secrete or secretes or release a hormone called progesterone hormone. प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, तो ये पता होना चाहिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, कॉर्पस लूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो यहाँ पर ये सिक्रीट करने लग जाता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। अब इसका क्या रोल होगा भाई, ये जो हार्मोन सिक्रीट हुआ है यहाँ पे, ये कोई फंक्शन शो करता है, हाँ बिल्कुल फंक्शन शो करता है। तो ये जो हार्मोन होता है ये हेल्प करता है ताकि एंडोमेट्रियम ब्रेक ना करे। ऑप्शन तुम्हें याद आ रहा होगा कि इसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम को ब्रेक नहीं करने देता, नई साइकिल को आने नहीं देता। तो इट मेंटेन, ये मेंटेन करके रखेगा एंडोमेट्रियम को, एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंड इट मेंटेन एंडोमेट्रियम, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte को भी रखेगा मेंटेन करके ताकि स्पर्म आए फर्टिलाइज कर सके। एंड ये नेसेसरी होता है, ये हार्मोन नेसेसरी होता है फॉर इट, दिस हार्मोन इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन। तो ये हार्मोन नेसेसरी होता है इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, जब एक जाइगोट जाके फिट हो जाता है यूट्रस के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन, ठीक है। इफ फर्टिलाइजेशन अकर, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनेस मेंटेन करवाने का काम ये करता है। एंडोमेट्रियम की थिकनेस अगर मेंटेन नहीं रहेगी तो जो जाइगोट है वो जाके फिट नहीं कर पाएगा एंडोमेट्रियम के अंदर। तो देयरफॉर ये इम्प्लांटेशन के लिए भी नेसेसरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब मान लो कि जो स्पर्म है वो नहीं आया और फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो क्या होगा, ये कॉर्पस लूटियम टूटने लग जाएगी और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉर्पस लूटियम जो होगा, कॉर्पस लूटियम, लूटियम लूटियम डी जनरेट, कॉर्पस लूटियम डी जनरेट कर जाएगा कब, कॉर्पस लूटियम डी जनरेट्स इन absence of, इन absence of, किसकी कमी में, इन absence of फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो भाई ये वेट करेगा, कुछ दिनों तक वेट करता है ये, ठीक है भाई। अब स्पर्म आया ही नहीं तो क्या होगा, स्पर्म आया ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या हो गए, जीरो हो गए। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, कॉर्पस लूटियम टूटने लग जाएगा। जब कॉर्पस लूटियम टूटता है तो उसे कॉर्पस एल्विगन कहते हैं। मैंने लास्ट क्लास में ऐड करवाया था ये वर्ड यहाँ पे, ठीक है। तो कॉर्पस लूटियम जब टूट रहा होता है तो उसे कॉर्पस एल्विगन कहा जाता है। तो कॉर्पस लूटियम जब टूटने लग जाता है, डीजनरेट होने लग जाता है, तो क्या होगा, एंड इसका लेवल जो होगा वो डाउन हो जाएगा। तो कॉर्पस लूटियम डीजनरेट इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के केस में डीजनरेट कर जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, दिस लीड्स टू, इसकी वजह से क्या होगा, दिस लीड्स टू मैस्चुरेशन, ठीक है। जिसकी वजह से मैस्चुरल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, दिस लीड्स टू मैस्चुरेशन एंड न्यू साइकिल बिगिन, ठीक है। जो नई साइकिल होगी वो शुरू हो जाएगी, न्यू साइकिल स्टार्ट्स, ठीक है। तो ये बात याद रखना, जैसे ही कॉर्पस लूटियम टूटता है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिप मारता है, डाउन कर जाता है, और नई साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है जब सबसे पहली बार स्टार्ट होती है तो उसे मिनार्च कहा जाता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाती हैं एक एज पे आने के बाद। तो क्यों खत्म हो जाती है, क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं उनके सारे के सारे फॉलिकल्स खत्म हो जाते हैं 45 की अराउंड एज तक। तो मैस्चुरेशन जो होती है स्टॉप हो जाती है
at age of 40 to 45, और इसको क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड, बताना भाई क्या कहते हैं मैस्टुरेशन जब स्टॉप हो जाती है फीमेल्स में? इट इज कॉल्ड, किसी को? मेनोपॉज। मेनोपॉज। इट इज कॉल्ड मेनोपॉज। तो फीमेल्स में जब सारे के सारे फॉलिकल्स खत्म हो जाते हैं तो उस स्टेज को कहा जाता है मेनोपॉज। तो मेनोपॉज के कंडीशन में क्या होता है? फीमेल्स के सारे फॉलिकल्स हो जाते हैं खत्म, ठीक है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो होनी बंद हो जाती है, ठीक है। तो होप सो ये डायग्राम और ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये सारी समझ में आई होंगी। अभी ये खत्म नहीं हुआ, ये मत सोचना खत्म हो गया, इसके हॉर्मोन्स बचे हुए हैं अभी, ठीक है, उनके बारे में नहीं लिखा है मैंने। तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा कि जो शुरू के डेज होते हैं उस टाइम पे होती है ब्लीडिंग अराउंड 4 डेज की। इसके बाद एफएसएच एलएच का लेवल इंक्रीज करने लग जाता है, फॉलिकल की ग्रोथ होने लग जाती है, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होने लग जाती है, एंडोमेट्रियम की ब्लड वेसल्स की ग्रोथ भी होने लग जाती है। फॉलिकल चेंज होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी टू मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। 14th डे पे एलएच का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो अपने अंदर से रिलीज कर देता है सेकेंडरी ओसाइट को, जिस प्रोसेस को हम ओवुलेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये जो फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही होती है इसकी वजह से एस्ट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज कर रहा होता है, जो इस सेकेंडरी ओसाइट के अराउंड जो लेयर होती है, ठीक है, जो ग्राफिन फॉलिकल के अराउंड लेयर होती है वो बदल जाती है कॉर्पस लूटियम में, और कॉर्पस लूटियम जो होता है, कॉर्पस लूटियम जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करता है। इसका काम होता है इस एंडोमेट्रियम को टूटने ना देना, पर जब स्पर्म आता ही नहीं है काफी दिनों तक तो ये टूटने लग जाता है और यहाँ पर नई साइकिल मेंस्ट्रुएशन की स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। किसी को याद हुआ ये? समझ में आया किसी को? इशिता कौन गायब हुआ है? रिदम भैया गायब हो गए हैं हमेशा की तरह। तो आदित्य कुछ कहना चाह रहे हो भाई? स्पीकर ऑन है, बोलते स्पीकर बंद। आदित्य अथर्व समझ में आया? बताओ आदित्य भाई बताओ। अथर्व? यस सर, आ गया। चलो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बच्चा सुनाना चाहेगा इसे, इस प्रोसेस को? बताओ शिक्षा, देख के बता सकते हो इस प्रोसेस को क्या क्या हो रहा है? यस सर, देख के तो बता सकते हो। देख के बताओ, फिर देख के बताना ही बहुत जरूरी है, वो ही आ जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। बताओ। सर, जो ओवरियन इवेंट्स होते हैं मतलब जो ओवरियन इवेंट्स होते हैं वो तो oogenesis की प्रोसेस की जैसे। जब सुनो सुनो, जब भी किसी को सुनाओ ना तो हमेशा ना फेजेस में सुनो कि शुरू का फेज होता है मैस्टुरेशन, इस टाइम पे होती है ब्लीडिंग, फिर आता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में ये हार्मोन्स बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से फॉलिकल्स की एंडोमेट्रियम की ग्रोथ हो जाती है। जब इस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो ओवुलेशन हो जाती है और इन फॉलिकल्स की ग्रोथ की वजह से एस्ट्रोजन आ जाता है। इसकी आउटर लेयर बदल जाती है प्रोजेस्टेरोन में, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन आ जाता है, और इस फेज को लुटियल या सेक्रेटरी फेज कहते हैं। जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन मारता है नई साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो फेजेस में बताओगे तो हर स्टेप को बता पाओगे एक साथ। बताओ चलो अब। सर, जो मैस्चुरेशन फेज होता है उसमें ब्लीडिंग होती है और कितने दिन तक? 3 से 4 मतलब 3 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुएशन फेज में ब्लीडिंग होती है। फिर उसके बाद फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफेरेटिव फेज होता है। प्रोलिफेरेटिव इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हार्मोन रिलीज करता है। और जो क्या होता है इस फेज में? फॉलिकल्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है प्राइमरी सेकेंडरी टू टर्शरी। और इस वो वजह से सर एफएस एफएसएच की वजह से ये इनकी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है और ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन। और 14th डे मोस्टली लगभग मतलब 14th डे पे वो एलएच की लेवल बढ़ जाती है और उसे एलएच सर्ज कहा जाता है और उस टाइम पे ओवुलेशन होती है। बढ़िया। और सर ल्यूटियल फेज में अगर स्पर्म आ जाता है तो स्पर्म उसमें प्रोजेस्टेरोन की जो लेवल होती है वो हाँ इंक्रीज हो जाती है। और कॉर्पस लूटियम, हाँ कॉर्पस लूटियम होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है अपनी आउटर लेयर से और उसकी जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाती है। उसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम है उसे वो टूटने नहीं देता। हाँ, पर ये टूटने कब लग जाती है?
ये सर जब स्पर्म नहीं आता ना, जाइगोट नहीं बना पाता, तो इसकी लेवल डिक्रीज हो जाती है और ये एंडोमेट्रियम टूटने लग जाता है और ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से न्यू साइकिल आ जाती है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो तो बाकी बच्चों को होप समझ में आ गई। इशिता बताओ, समझ में आई साइकिल? यस सर। चलो बढ़िया है। ठीक है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये 5 मार्क्स का टॉपिक है। इसको स्टार लगा दे रहा हूँ, ठीक है। चाहे इसका डायग्राम अभी हुआ नहीं है, इसके हॉर्मोन्स रह रहे हैं, तो इसका डायग्राम 5 मार्क्स, इसके स्टेटमेंट्स के ऊपर भी आ सकता है 5 मार्क्स में। बाकी इससे पहले इसके ऊपर क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, प्रीवियस ईयर करते हुए दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन आता है कि ये जो यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, या जो ओवेरियन एक क्रॉस सेक्शन बना और उसमें दिखाओ डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स की, ठीक है, या इसमें एबीसी क्या बता रहा है वो रिप्रेजेंट करो। इससे पहले ऊजिनिसिस है, तो ऊजिनिसिस भी आ सकता है। एक डायग्राम यहाँ पे ऐड करवाना था जो रह गया है, ठीक है, मैं उसको ऐड यहाँ कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है, यहाँ पर काफी जगह है। तो डायग्राम जो है वो किसका आएगा, कंपैरिजन बिटवीन, एनसीईआरटी में दे रखा था तो मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर कंपैरिजन बिटवीन दे रखा है स्पर्मेटोजेनेसिस में और oogenesis में, कि भाई जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है और oogenesis होती है, उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर देखो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को दिखा रखा है कि स्पर्मेटोगोनिया सेल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ बना रही है। और यहाँ पर क्या दिखा रखा है कि ये प्यूबर्टी पे हो रही है प्रोसेस। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस दिखा रखा है, ये जब एम्ब्रियो में आएगी फीमेल तभी शुरू होगी। ऊगोनिया सेल्स जो हैं वो प्राइमरी oocyte में बदलती हैं, सेकेंडरी oocyte में बदलती हैं प्यूबर्टी के दौरान, प्यूबर्टी के दौरान सेकेंडरी oocyte में बदलती हैं तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनाती हैं, और जब स्पर्म आ जाता है तो बनाती हैं ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी। ये याद रखो मत रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें कुछ ऐसे 4-5 पॉइंट याद होने चाहिए जो ये बता सकें क्या होता है डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो तुम्हारा होमवर्क है कि तुम्हें 4-5 पॉइंट याद करके आने चाहिए, गूगल से देख के आओ, जहां मर्जी से देख के आओ, पर याद होने चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, एंड oogenesis, ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। तो ये होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में याद करके आना। अगर मैं भूल जाऊं तो कोई बच्चा याद दिला देना, ठीक है। तो ये था अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, होप सो समझ में आ गया होगा। क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।